नमस्कार, बलिया खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2007 में 206 सीटें जीतकर सबको चौंकाने वाली बहुजन समाज पार्टी आज प्रदेश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में कुछ ही सीटों पर बसपा के विधायक हैं, लेकिन जहां पे हैं वहां पे इनकी पार्टी बहुत मजबूत है। ऐसे ही एक सीट है रसड़ा विधानसभा, जहां के विधायक हैं उमाशंकर सिंह। हम उनसे जानेंगे कि क्या हाल चाल है। मैं आपको बता दूं कि 2012 में, चाहे वो जब सपा की लहर रही हो या 2017 में जब भाजपा की लहर रही हो, उस लहर में भी वो डगमगाए नहीं और भारी बहुमत के साथ जीतकर विधायक बने। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे रसड़ा की स्थिति का, बहुजन समाज पार्टी की स्थिति और विकास का क्या हाल चाल है। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं रसड़ा के विधायक उमाशंकर सिंह जी। सबसे पहले तो सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। 2012 फिर 2017, बसपा के गिरते हुए जनाधार को कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है आपको? अगर बलिया की बात की जाए तो वहाँ भी सिर्फ एक विधायक है, तो कहाँ पे कमी महसूस होती है आपको? देखिए, 2007 से 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और 12 से 17 में हम लगभग 90 सीटों पे चुनाव जीते थे और हमारी इतनी ही सीटें ऐसी थीं जो हम 1000 से लेकर के 5000 के बीच से हारे थे चुनाव। कुछ लोगों में गलतफहमियां हो गई, बहुत कम वोट से चुनाव हमारे थे। फिर हम सरकार बनाने के कगार पर थे, लेकिन नहीं बना पाए। समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। अब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को लोग देख करके, वैसे भी पहले लोग भूल गए। लोग सोचे कि हो सकता है अब माननीय अखिलेश जी हैं तो कुछ नया करेंगे, पुरानी जो समाजवादी पार्टी है उसको बदल करके कुछ नया काम करेंगे। लेकिन जनता 5 साल में उनसे भी उब गई और फिर जनता का फिर लगा कि नहीं, हमें एक बार बीजेपी को देखना चाहिए। फिर 17 से 22 बीजेपी की सरकार बन गई, प्रचंड बहुमत से बन गई। और नतीजा आज क्या है कि अब आज पूरी जनता 2007 से 12 का कार्यकाल, 2012 से 17 का कार्यकाल, 17 से 22 का कार्यकाल, अब पूरी जनता उसको याद कर रही है कि इन तीनों में अगर जनता कंपेरिजन कर रही है तो जनता को ये निकल के आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी से बेहतर कोई न चीफ मिनिस्टर था सुश्री मायावती जी से, या बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार चली उससे बढ़िया कोई सरकार चली। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? लोगों को विकास चाहिए। आप गांव में हम विकास किए, आपने देखा हम अम्बेडकर गांव बना करके पूरे गांव को संतृप्त किए। न कि केवल सड़क बनाए, बिजली दिए, सारी व्यवस्था जो उस गांव में, आवास दिए, जो भी एक सिस्टम होता था, हमने उस योजना को लेकर के गांव को संतृप्त किया। फिर आप अगर शहरों की बात करें, जो लोग गांव में भी, मान लीजिए जो लोग शहर की तरह फ्लैट में रहते हैं, उनको मान्यवर कांसीराम आवास बना करके, शहरी आवास बना करके, ये अपने आप में पहला ऐसा मैंने ये फार्मूला था पूरे देश में, शहरी आवास, उनको फ्लैट, न कि केवल दलित समाज को, सर्व समाज के लिए जो भी उस कैटेगरी में आते हैं उनको वह आवास दिया गया। शहर के बगल में, शहर में बना करके एकदम जो प्राइम ज़मीन, जो करोड़ों रुपया डिसमिल की ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों पे मान्यवर कांसीराम आवास बना करके सबको अलाट किया गया। आप बलिया में देख लीजिए, ठीक जिला कारागार के ठीक सामने मान्यवर कांसीराम आवास बना हुआ है। अब अंदाज़ा लगाइए कि उस ज़मीन की क्या कीमत होगी। लेकिन उन गरीबों के लिए जो रिक्शा चलाते हैं, जो ठेला चलाते हैं, जो दिन भर मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनको आवास दिया गया। अब ये सारी चीज़ें, लाइन आर्डर आपने देखा, लाइन आर्डर में आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या लाइन आर्डर की व्यवस्था रही, इसलिए कि वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है। और उसका सीधा एग्जाम्पल है, जब बहन सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उस समय अपने सांसद को अपने आवास से बुला करके केवल आरोप क्या था कि गरीबों की बस्ती उजाड़ करके वह कब्जा करा रहे थे। अपने सोचे कि हमारी सरकार है, हम सांसद हैं, कुछ भी कर सकते हैं। खबर आई, डीएम से रिपोर्ट मांगी गई। अब डीएम की हिम्मत नहीं पड़ी भाई कि सांसद पे कैसे हाथ लगाए। बहन जी ने बुलाया आवास पे और बुला करके पुलिस अधीक्षक को लखनऊ को कहा कि इसको ले जाओ, गिरफ्तार करो, बंद करो। ये होता है कि हम अपने लोगों से, हमारे यहाँ जब मान लीजिए जब लोकायुक्त कई लोगों को, जब सरकार थी, लोकायुक्त कई लोगों को, हमारे मंत्री लोगों को दोषी बनाए। एक बार ने बहन जी उनका पक्ष नहीं लिया, सबको उन्होंने कहा कि जेल भेजो। तो ये सब चीज़ें लोग याद कर रहे हैं। और ऐसा फिर आप शहरों का देख लीजिए, आप लखनऊ ही उठा के देख लीजिए, नोएडा उठा के देख लीजिए, गाजियाबाद उठा के देख लीजिए। अगर आज जो कुछ लखनऊ में आपको दिख रहा है वो सब सुश्री बहन जी की देन है। इसलिए अब लोग, हम 2007 से 12 में भी हमें कोई नहीं कह रहा था कि हम सरकार बना रहे हैं। हम उस समय भी हमारे लोग कहते थे कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अब पूर्ण बहुमत से आए।
फिर इसी तरह से भी देखिएगा 22 में कुछ इसी तरह का परिणाम आने वाला है। बसपा की सरकार बनने पे आपने कहा था कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। अब अखिलेश ने इस योजना को लपक लिया है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? एक चुनावी दाव खेल दिया है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? अब देखिए, दो चीज़ें हैं। 2004 में भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी के माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने इस पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद किया था और बंद करके उन्होंने सारी स्टेटों को भेजा कि आप इसको लागू करिए। 2005 में उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया। उस समय किसकी सरकार थी? उस समय माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। 2000 हमने उस समय नहीं कहा था। अगर अखिलेश जी आज कह रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह जी भी मुख्यमंत्री थे, पूरा कार्यकाल रहा उनका, फिर अखिलेश जी भी 5 साल मुख्यमंत्री रहे। उस समय भी कर्मचारियों की मांग यही थी, उस समय अखिलेश जी को नहीं याद आया। और आज हमने, जब हमारी पार्टी ने इसको एक्सेप्ट किया कि ये मांग अब आप लोगों की उठी है, तो हम इस मांग को पूरा करेंगे। इसलिए कि हमें भी लग रहा है कि यह कर्मचारियों के साथ भेदभाव है। और आप भी सोचिए कि उसी विभाग में 2 भाई अगर हैं, एक भाई की नियुक्ति 2004 से पहले की हुई है, उसको पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। एक भाई की 2004 के बाद की हुई है, उसको नए पेंशन का लाभ मिलेगा। तो ये नियुक्ति के आधार पे भाई हम करें। आज भी देखिए, अगर इतनी पारदर्शी और इतनी अच्छी व्यवस्था होती तो इसमें हमारे डिफेंस को भी रखा जाता, लेकिन डिफेंस को इसके बाहर रखा गया है। तब इस पे हमने हाउस में स्टैंड लिया और हाउस में हमने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में पुनः पुरानी पेंशन व्यवस्था हम बहाल करेंगे और हम नहीं लागू करेंगे। हम बाध्य नहीं है भारत सरकार की हर बात को मानने के लिए। अगर हमारे प्रदेश के हित में नहीं है तो फिर हम नहीं उसे लागू करेंगे। तो इसलिए अब अखिलेश जी को लगा कि तो बहुजन समाज पार्टी का नेता ने हाउस में बोल दिया, तो अब आप देख करके नकल करेंगे, लेकिन पिछड़ गए आप। तो वो भी समझ रहे हैं। इसलिए कि आज तो देखिए, अभी इलेक्शन, अभी मैं पढ़ रहा था, इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस दिया। आज तो जिस तरह से घोषणाएं, ये ले जाओ वो ले जाओ, क्यों भाई, क्यों? मैंने कि इसलिए कि मुख्यमंत्री बनना है। अरे आप अपना कार्यकाल बताओ, फ्यूचर बताओ। अब ये क्या कि सारा चीज़ आप भी फ्री में ले जाओ, वोट दे दो। भाई आप भी फ्री में ले जाओ, वोट दे देना। ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहीं से बने। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन हम लोग बहुजन समाज पार्टी, हम उस लायक बनाते हैं लोगों को, उस लायक हम मजबूत करते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूपी चुनाव में रोजगार जो है वो बेहद अहम मुद्दा है। ऐसे में रसड़ा में बंद पड़ी चीनी मिल को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तभी ये चीनी मिल बंद हुई और लगातार में 5 सालों तक समाजवादी पार्टी के समक्ष हाउस में मैं लड़ता रहा, मांगता रहा कि हमारे बलिया जनपद में एक ही उद्योग के नाम पे चीनी मिल थी, आप उसको चालू करिए। वो हमेशा टालते रहे, नहीं हो पाया। सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई। भारतीय जनता पार्टी से मैं लगातार कहा, और मैंने थोड़ी सी उनको कड़वी भी लगी होगी हाउस में। मैंने कहा कि क्या ज़रूरी है, मैंने कहा कि हमारा भी ज़िला आपके भाजपा के 5 विधायक दिए और आप चीनी मिल वहाँ तो लगा रहे हैं, मुझे उसका एतराज़ नहीं है। जहाँ आप लोग चाह रहे हैं वहाँ तो चीनी मिल लगा रहे हैं। मैंने कहा कि चीनी मिल का दुर्भाग्य है कि रसना में है और रसना से आपका विधायक नहीं है, बसपा के विधायक है। लेकिन केवल उस बसपा विधायक के खेत की गन्ना उस चीनी मिल में नहीं जाएगी। उन भाजपा के जो हमारे मंत्री भी हैं बलिया जनपद में, उनके भी विधानसभा के किसानों का, जो भाजपा के विधायक हैं उनके भी विधानसभा के किसानों की गन्ना जो है मिल पे जाएगी। मैंने कहा कि आप उसको चालू करिए, लेकिन आप गिनाते हैं कि हमने ये चालू कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने इसकी क्षमता बढ़ा दिया, लेकिन रसना को नहीं। मैंने हर तरह से कहा कि नहीं, वो हम उसका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ले गए हैं, हम उसे खोज रहे हैं कोई प्राइवेट आदमी आ जाए तो हम उसको चालू करें। मैंने कहा कि रसना के लिए प्राइवेट आदमी आए और बाकी जगहों पे आप सरकारी अपना धन खर्च कर रहे हैं, जहाँ से आपको लगता है कि हमको वोट चाहिए। तो हम तो बलिया की जनता से कहेंगे कि अगर इनकी यही स्थिति है तो बलिया की जनता सबक सिखाए इनको। और मैं फिर कर रहा हूँ कि अगली बार इस 2022 वाले कार्यकाल में चाहे जो करना पड़ेगा, चीनी मिल तो रसना की चलेगी ही चलेगी। सुनने में आता है कि भाजपा के नेताओं से आपकी बड़ी नज़दीकियाँ हैं और ये भी कहा जाए कि आप पीएम मोदी से भी मिल चुके हैं, तो ये कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, नज़दीकियाँ तो मेरी सबसे हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री से मिला हूँ, इसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि मेरा, देखिए, जब हाउस में हूँ, जब अपनी पार्टी के लिए जहाँ पे फोरम है, प्लेटफार्म है, वहाँ पे अपनी पार्टी के लिए हूँ। बाहर निकलता हूँ, व्यक्तिगत सब लोग हैं, सब लोग मिलते हैं, आप देखते नहीं हैं। अब आप बताइए, अभी आपने देखा कुछ दिन हमारे आदरणीय मोहन भागवत जी के साथ बैठ के माननीय मुलायम सिंह जी नाश्ता कर रहे हैं। अभी तो 15 दिन 1 महीने पहले की बात है। तो क्या करेंगे? इस तरह से बाहर उन लोगों का बात सुनिए तो ऐसा लगता है कि गोली चल जाएगी।
तो संबंध तो सबसे होना चाहिए। अभी देखिए दो चीज़ें हैं भाई, हम अगर संबंध, मान लीजिए सरकार अगर भाजपा की बन गई, मुख्यमंत्री वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हुए, वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और वहाँ पे जब हमारे क्षेत्र के हित की बात आएगी, हमारे क्षेत्र की विकास की बात आएगी, तो वहाँ पे मैं लड़ूंगा कि भेदभाव नहीं होने दूंगा, कि आप कर रहे हैं तो मेरे क्षेत्र में भी ये काम होना है, नहीं करेंगे तो उसको मैं आपके लोगों के मीडिया के माध्यम से पब्लिक में लेके जाऊँगा, तो लोग भी जानते हैं। इसलिए संबंध अलग बात है, सबसे मिलना जुलना रहता है, सब लोग मिलते हैं। आप सबका देखिए, किससे नहीं हुआ? आप बताइए, माननीय मुलायम सिंह जी के परिवार में जब शादी होती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी जाते हैं, कौन नहीं जाता? सपा के यहाँ मुलायम सिंह जी के हालचाल लेने माननीय योगी आदित्यनाथ जाते हैं। कल्याण सिंह जी जब उनकी डेथ हुई तो सबसे पहले बहन सुश्री मायावती जी पहुंची। तो ये सब चीज़ें राजनीति में, इसको जो लोग ऐसा करते हैं नहीं है। देखिए सब लोगों ने आश्चर्यचकित हो गए कि बहन जी पहुंच गई। बहन जी कहीं कि भाई पिछड़ी जाति के और इनसे मजबूत कोई नेता नहीं था। भाजपा को भी सब लोग जानते हैं कि भाजपा को आज इस मुकाम पे खड़ा करने वाले भाई वो थे। तो ये सब अलग चीज़ें हैं। ये कहने वाले लोग तो मान लीजिए अब हमारे विरोधियों को कुछ मिलता नहीं है, अब वो सोचते हैं कि अगर हम माइनॉरिटी के मोहल्ले में जाएं तो कम से कम ये कहेंगे कि भाजपा के संबंध में है, कहीं और जाएंगे तो कहीं कुछ और बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं है किसी को। रसड़ा के विकास का मास्टर प्लान क्या है आपके पास? मैं इतना ही आपको संक्षेप में बताऊंगा कि आप आज भी रसड़ा देख रहे हैं और आप बलिया जनपद भी देख रहे हैं। बलिया जनपद की ऐसी भी विधानसभाएं कि जब जब जिसकी सरकार बनी है वहाँ से लगातार मंत्री लोग रहे हैं, लेकिन वहाँ के भी लोग तरस रहे हैं कि हमारी विधानसभा में एक बार उमाशंकर सिंह आ जाते तो मेरे भी क्षेत्र का विकास हो जाता। और आज आप रसड़ा देख रहे हैं, आप इधर देख लीजिए, पूर्वांचल में तो सबसे विकसित विधानसभा है हर माने में। और मैं आपको दावा कर रहा हूँ 2 साल का टाइम ले रहा हूँ, जितनी योजनाएं मैं अभी सेंक्शन कराया हूँ, आप 2 साल बाद रसड़ा में कहीं से घूमिएगा, हर माने में आपको लगेगा कि आप रसड़ा किसी देहात की विधानसभा में नहीं घूम रहे हैं। एक किसी उत्तर प्रदेश की जो सबसे अच्छी और सुंदर विकसित विधानसभा है, उस तरह की रसड़ा आपको दिखाई देगी। आपके पिताजी सेना में जवान रहे और आप राजनीति में, ऐसे कैसे? क्या आपको कभी ऐसा मन नहीं हुआ कि आपको भी सेना में जाने का ऐसा कुछ? नहीं, मेरी तैयारी वही थी। हमारे पिताजी आज भी 100 साल से ऊपर हैं, आज भी अभी एकदम बिल्कुल स्वस्थ हैं। रोज़ 2-3 राउंड अभी वो टहलते हैं, क्षेत्रों में घूम के लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं, निमंत्रण करते हैं। और ये सही बात है, मेरा भी रुझान वही था। मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई, जो कि गांव से 35 किलोमीटर दूर जा करके, मैं बलिया लक्ष्मी राज देवी इंटर कॉलेज है, मैं वहाँ से इंटरमीडिएट किया। और मेरी पूरी प्लानिंग थी एनडीए में जाने की, और एनडीए का मैंने टेस्ट भी दिया था। और एनडीए का जब मैं टेस्ट दिया, उसी साल जो एक्स मिलिट्री मैन का जो उसमें जो कुछ कोटा मिलता था वो समाप्त हो गया, और मैं बहुत कम से उसमें 900 कुछ नंबर मेरा आया था, और 25-30 नंबर कम से मैं उसमें सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। तो लोगों ने कहा कि बताइए, दुर्भाग्य है कि यही कोटा अगर मिलिट्री मैन वाला रहा होता, एक्स मिलिट्री मैन वाला, तो आज उमाशंकर का एनडीए सेलेक्ट हो गए होते। लेकिन प्रभु के नहीं मंजूर था। अब उसके बाद हम इंटर पास किए, फिर सतीश चंद में गए। सतीश चंद में गए तो सतीश चंद में कुछ ऐसा सिचुएशन आया, ऐसा एक समय आया, मैं उस समय भी बीएससी का छात्र था, और काफ़ी एक मुझे लगता था, घर परिवार पिताजी भी चाहते थे कि भाई एनडीए में नहीं गया तो चलो कहीं कुछ और अच्छा बनेगा। मैं उसी तैयारी में था। राजनीति करना होता तो मैं आर्ट्स लेकर के पढ़ा होता, मैं बीएससी में था। और ऐसी स्थिति आई कि 90-91 में मुझे वहाँ छात्र का चुनाव लड़ना पड़ा। और उस कॉलेज में जब मैं चुनाव, ऐसी सिचुएशन ऐसी आ गई, ऐसा चुनाव लड़ा। उस कॉलेज में लोग मैंने बता रहे थे कि मैं महामंत्री बना। और उस समय कॉलेज की स्थापना हुई 49 साल हुई थी। 49 साल में इधर हमारे पश्चिम एरिया का और जिस समाज से हम आते हैं, इस समाज का कोई आदमी वहाँ पे चुनाव नहीं जीता था। और उस समय हम जितने वोटों से चुनाव जीते, आज भी वह रिकॉर्ड कायम है, उसको कोई तोड़ नहीं पाया। तो ये शुरू से ही एक हमारा जो लोगों के साथ जो लगाव होता है, लोगों के साथ व्यवहार होता है, उसका नतीजा है। और वहीं से राजनीति में मेरी अब ये जो पढ़ाई का ट्रैक है मेरा चेंज हो गया। और फिर मैं जिला पंचायत, हालांकि हमारे पिताजी कहे थे कि लड़ रहे हो तो लड़ लो, लेकिन फिर चुनाव जीतो या हारो, फिर अपने पढ़ाई में लग जाओ। लेकिन अब वो गड़बड़ हो गया, अब प्रभु को कुछ और मंजूर था। फिर अब मैं जिला पंचायत का लड़ दिया, जिला पंचायत में भी चुनाव में जीत गया। फिर आप सबके आशीर्वाद से विधानसभा का भी चुनाव लड़ा पहली बार, फिर वो भी जीत गया। उमाशंकर जी, आखिरी सवाल, आपको कम समय में ही बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है। हाल ही में आपको विधानमंडल का नेता भी माना गया है, तो ऐसे में अगले 5 सालों में अपने आप को आप किन पदों पर देखते हैं? देखिए, हम तो मान के चल रहे हैं कि हमारी सरकार बने,
कि जो कुछ सपना है हम लोग उत्तर प्रदेश में जो कुछ करना चाहते हैं आम जनता के लिए, जो मेरा भी अनुभव है इन 10 सालों में, जो मैंने महसूस किया है कि कहाँ कहाँ सरकारें असफल हुई हैं, सरकार को क्या करना चाहिए जो सरकार नहीं कर पा रही है। निश्चित रूप से देखिए, पद नहीं आवश्यक है, हमारे नेता मुख्यमंत्री बन जाए, उन सब सारी समस्याओं को हम हल करा लेंगे। हम भी अपना सुझाव रखेंगे कि बहन जी कुछ ये है प्रदेश में, ये समस्या, ये पुरानी पेंशन व्यवस्था है, हमारे शिक्षा मित्रों का है, तमाम हमारे अनुसेवक हैं जो उनकी स्थितियों को है, हमारे वित्त विहीन अध्यापकों की जो स्थितियां हैं, उस कोविड में बेचारे सबसे बदहाली के शिकार हो गए, तमाम कोरोना के टाइम में जो हॉस्पिटलों में दुर्व्यवस्था थी, इसको दुरुस्त करने के लिए इन सब सारी चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे। और मुझे लगता है कि माननीय बहन जी रहेंगे तो ये उनके लिए तो 6 महीने का काम है, तो 6 महीना में सब ठीक कर देंगे। बलिया खबर के माध्यम से आप रसड़ा विधानसभा के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से लोगों से यही अपील करूंगा कि ये कोई भी अगर उनके पास जाता है और जा कर के अपने लिए वोट मांगता है तो पहला सवाल तो ये करें कि आप 5 साल कहाँ थे। अगर आपको चुनाव लड़ना था तो आप लोगों के 5 साल सुख में, दुख में, ज़रूरत पे आप शामिल होते। जो 5 साल जो हमारे लिए जो रात दिन चला है, रात दिन हमारे दुख में खड़ा रहा है, सुख में भी शामिल हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है तो पुलिस की गाड़ी पहुंचने से पहले जो विधायक की गाड़ी पहुंचती है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कैसे छोड़ें। और यह एक सवाल उनसे ज़रूर करें कि हम अगर विधायक जी को वोट न दें तो उनकी एक कमी बता दो, और अगर आप अपना वोट मांग रहे हो तो आप अपनी एक अच्छाई बता दो। तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ मिलेगा नहीं। इसलिए मैं यही अपील करूंगा कि ये सवाल ज़रूर करें। और फिर एक बार ऐसे जो बरसाती मेढक आए हुए हैं, बरसाती मेढक से भी जिनकी बदतर स्थिति है कि जो 1 साल में बरसाती मेढक आते हैं और ये 5 साल पे आ रहे हैं, ऐसे मेढकों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो उनके सुख दुख में जो उनके साथ 24 घंटा रहा है, इस अपने भाई, इस अपने बेटा उमाशंकर को इस बार भी इतना प्रचंड वोटों से विजयी बनाए कि प्रदेश भी इस बार देखे कि हाँ भाई उमाशंकर अपने क्षेत्र के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो वहाँ की जनता की भी क्या सोच है। बलिया खबर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। तो ये थे उमाशंकर सिंह रसड़ा के विधायक, जिन्होंने बताया कि रसड़ा के लिए मास्टर प्लान उनका क्या है और किस तरह से वो रसड़ा में और साथ साथ पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे और एक बार फिर से 2007 वाले कारनामे को दोहराएगी बहुजन समाज पार्टी। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं जीशान, रसड़ा, बलिया खबर।